नमस्कार साथियों, द नॉलेज ब्रेकर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्तमान भारत में शिक्षक शिक्षा का बदलाव। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज़ादी के समय भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। स्कूल तो खुल रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक बिना औपचारिक प्रशिक्षण के थे। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग कम मिलते थे और जो भी पढ़ा लिखा हो जाता था उसको टीचर बना दिया जाता था। उस समय प्राथमिक स्तर पर कुछ ही ट्रेनिंग स्कूल्स और सीमित ट्रेनिंग कॉलेजेस बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1948-49 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग सामने आता है, जो यह सुझाव देता है कि शिक्षक शिक्षा को विश्वविद्यालय की प्रणाली से जोड़ा जाए, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए और प्री सर्विस के साथ साथ इन सर्विस ट्रेनिंग का भी प्रशिक्षण को व्यवस्थित किया जाए। तो अब बढ़ते हैं 1960 से 1986 के दौर की ओर। 1952 और 53 में हम सबको पता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग आया और 1964 और 66 के बीच में कोठारी आयोग। इन दोनों आयोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता का केंद्रीय बिंदु है शिक्षक, यानी शिक्षक को उन्होंने बहुत सेंट्रल पॉइंट पर माना और इसलिए उन्होंने यह भी एक अपनी रिकमेंडेशन की कि प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल आधारित करिकुलम हमारा होना चाहिए, उसी के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए और खासतौर पर इन सर्विस ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो ये देख रहे थे कि हमारे देश में जो ट्रेनिंग की स्थितियां हैं, खासतौर पर टीचर ट्रेनिंग की, वो बड़ी स्थितियां खराब हैं। लिहाजा उन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया और 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बाद में जो 10+2+3 वाला ढांचा तैयार किया गया, उसमें शिक्षक शिक्षा यानी टीचर ट्रेनिंग के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया और यही आगे चलकर डाइट जैसी संस्थानों के गठन और मजबूती का आधार भी बना। तो इसमें हम देखते हैं कि जहां आज़ादी से लेके 1986 तक हम लोग ये जो चीज़ें चल रही हैं, अभी हमने 68 तक की बात की कि यहाँ पर हमारी क्या क्या चीज़ें कोठारी आयोग ने बताई, क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताई, या जो पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसने क्या क्या बताया। अब आते हैं हम लोग 1986 से लगभग 2000 के बीच में। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 1992 में आपका जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था वो आया, वो संशोधन थे। उसमें टीचर ट्रेनिंग को एक बहुत ही लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना गया, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया और ये कहा गया कि साहब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको लगातार जारी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद में टीचर बन गए, अब बात खत्म। नहीं, टीचर ट्रेनिंग लगातार चलनी चाहिए क्योंकि उसमें नई बातें आती रहती हैं, नए तरीके आते रहते हैं, तो टीचर्स को ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी शिक्षक बन जाना रुकना नहीं है, शिक्षक बन जाने के बाद में भी सीखना चलता रहेगा। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसी तरीके से ये चीज़ें लगातार चलनी चाहिए और यहाँ पर प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों को समान रूप से ज़रूरी माना गया। उसी दौर में आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट, क्षेत्रीय स्तर पर सीटीईज और आईएएससी जैसे संस्थान बने। एनसीटी एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी के रूप में उभरा और शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स थे उनके स्टैंडर्ड्स बनाए जाने लगे। ये पहली बार हुआ था कि जब स्टैंडर्ड्स की बात आने लगी और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीज़ें चलने लगी। लगभग 1990 के दशक में निजी क्षेत्र में भी बीएड कॉलेजों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, प्राइवेट बीएड कॉलेजेस खोले गए। संख्या तो बढ़ी, लेकिन हम सब इस बात के गवाह हैं कि गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे। सरकारी विद्यालयों में, सरकारी ट्रेनिंग कॉलेजेस में सीटों की संख्या बहुत नियमित थी। ट्रेनिंग कॉलेजेस जो प्राइवेट में दिए गए, उन्होंने अपनी सीटों की संख्या को नियामक बॉडी द्वारा जो मान्य थी उससे भी इधर उधर कर लिया
बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके विषय में हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि वो तो एक ओपन फैक्ट है। तो लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठे। इस गुणवत्ता पर जब सवाल उठने लगे तो सरकारों को कोई ना कोई हार्ड स्टेप उठाना ही था। उन्होंने उठाया एनसीटी रेगुलेशन लाके। एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी थी, उसका रेगुलेशन भी आया, उसमें मान्यता की प्रक्रिया को सख्त किया गया, पाठ्यक्रम की अवधि को तय किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी के मानक क्या होंगे उन सबको स्पष्ट कर दिया गया, व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, स्कूल इंटर्नशिप पर जोर दिया गया, समावेशी शिक्षा और तकनीकी अ, से जो भरपूर शिक्षा है यानी टेक्निकल इनेबल्ड टीचिंग, उस पर विशेष रूप से बल दिया गया। हम देखते हैं कि लगभग 90s के दशक में एनसीटी एक बहुत मजबूत रेगुलेटरी बॉडी बन के उभरा और उसी दौरान विशेष शिक्षा में एक और रेगुलेटरी बॉडी आ रही थी जिसका नाम था भारतीय पुनर्वास परिषद। उसको बराबर खड़ा किया गया क्योंकि विशेष शिक्षा में भी ट्रेनिंग की जरूरत थी। लिहाजा आरसीआई और एनसीटी दोनों पैरेलल चलने वाली एक संस्थाएं बन गई। एक नॉर्मल एजुकेशन को सपोर्ट कर रही थी, रेगुलेट कर रही थी, और एक स्पेशल एजुकेशन को रेगुलेट कर रही थी। तो ये लगभग 2000 तक इस तरीके की चीजें चलती रहीं। फिर 2000 के बाद जब हम लोग देखते हैं, लगभग इन इस दौर में बहुत सारी चीजें हमारी बदली। लगभग 2015 से आगे और खास तौर पर एनईपी जो 2020 आया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एनसीटी ने देखा जाए तो 2014 के बाद बीएड और डीएलएड, खासतौर पर डिप्लोमा लेवल के जो एलिमेंट्री लेवल डिप्लोमा कार्यक्रम थे, उनकी संरचना को बदलते हुए उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया। लॉन्ग स्कूल इंटर्नशिप्स को वहाँ पर लागू किया गया। क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया। 2 वर्षीय बीएड को मजबूती दी और मानकों का अनुपालन सख्ती से किए जाने पर उन्होंने जोर दिया और उसको लागू किया। बहुत से नए कॉलेजेस खुले, बहुत से पुराने कॉलेजेस बंद हो गए। जो एक लोगों ने टेकन एज ग्रांटेड ले रखा था, उन चीज़ों पर बहुत हंगामा हुआ। ये आप सभी इस विषय में जानते होंगे कि एनसीटी के जो 4 रीजनल सेंटर्स थे, उन लोगों ने बहुत अपना इस पर योगदान दिया। रीजनल कमिटीज़ को भंग किया गया, रीस्ट्रक्चरिंग की गई, बहुत सारी चीज़ें आई। लगभग 2020 से 2030 तक की जो अब हम लोग एक कल्पना करते हैं कि टीचर ट्रेनिंग कैसी होगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसका एक प्रारूप बताया कि 2030 तक आप क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप शिक्षक की जो न्यूनतम योग्यता है वो 4 वर्ष का बीएड किया हुआ होना चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटेप जिसे आप कहते हैं। इसी तरीके से विशेष शिक्षा में आप इजी टैप उसको कह रहे हैं, उसका लक्ष्य रखा कि टीचर जो भी आएंगे वो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद आएंगे और शिक्षक को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। और उसके साथ ही विश्वविद्यालयों की शिक्षा से मल्टी डिसिप्लिनरी जोड़ने की बात की गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम देखते हैं कि बहुत से कोर्सेज ऐसे रहे कि जहाँ पर बीएड करके तो टीचर आ जाते थे, लेकिन मेथोडोलॉजी पढ़ाने के लिए बेसिकली उनके पास में उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते थे कि मेथोडोलॉजी साइंस की वही पढ़ाएगा जिसके पास में साइंस ग्रेजुएट जो हो, यानी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल उठा था बीकॉम के विषय में। कॉमर्स कॉमर्स का टीचर कैसे बनेगा? कॉमर्स का टीचर बनने के लिए अगर बीकॉम जरूरी था तो बीकॉम वाले को तो बीएड में पहले लिया नहीं जाता था, बीच में शुरू किया गया। ये लगभग 2000 के बाद 2010 के आसपास में बीएड वालों को भी शुरू किया गया कि बीकॉम अगर है तो बीएड कर सकता है। लेकिन उससे पहले कॉमर्स कौन पढ़ाएगा? इसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कौन पढ़ाएगा? क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन वगैरह या कॉमर्स पढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना काफ़ी नहीं है। आपको पढ़ना होता है उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसकी पेडागोजीज क्या होंगी। तो बीएड वगैरह में एडमिशन लेने के लिए तो उन्होंने वहाँ पर टेक्नोलॉजी आधारित भी दे दिया, एमटेक वाले आने लगे, बीटेक वाले आने लगे। अब सवाल उठा कि स्कूली शिक्षा में जब ये टीचर जाएंगे तो उनके स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कैसे? तो यहाँ पर बात आई कि भाई एक काम किया जा सकता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन लागू कर दो, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड।
तो साइंस वाले साइंस के टीचर बनेंगे बीएससी करते हुए इंटरमीडिएट के बाद में, और इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, तो वो अपना ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में कर लेंगे। वहीं पर उनको थोड़ा बहुत जो पेडागोजीज वगैरह सिखानी होंगी वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो 4 साल के पीरियड में बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जो मल्टी हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ में इनको जोड़ने की दिशा तय कर दी। तब ये जो सिचुएशन हमारे सामने आई, ये लगभग 2020 से आई। अब अगर 25 तक की हम बात करें, 2020 से 2025 में, तो आप देखेंगे कि 10+2+3 की जगह पर जो संरचना थी वो स्कूली एजुकेशन की बदल गई, वो हो गई 5+3+3+4। दूसरा, मदर टंग में आपने एलिमेंट्री एजुकेशन को देना सुनिश्चित कर दिया, स्किल बेस्ड कर दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी आपने करिकुलम को लागू कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर इसका जो हमारी NEP 2020 आई, उसके आधार पर हमने इसको लागू भी कर दिया। अब हुआ क्या? अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हमारी जो क्लासरूम की नेचर है और शिक्षक से अपेक्षाएं, ये दोनों बदल गई। क्लासरूम नेचर हमारा इसलिए बदल गया कि हमारा जो पहले 10+2 वाला था, अब वो 5+3+3+4। इसके अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हैं तो NEP 2020 को थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा कि ये 5+3+3+4 है क्या। तो ये हुआ, हमारी कक्षा की नेचर बदली। अब जब कक्षा की नेचर बदली तो 5+3+3+4 वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमारे टीचर भी होने चाहिए। तो हमारी शिक्षक से अपेक्षाएं भी बदली, स्किल बेस्ड होना चाहिए। पहले का काम तो चल जाता था, आपको बोलना आता है नहीं आता है, आप टीचर अच्छे, पेडागोजीज आपकी मेथोडोलॉजी अच्छी है नहीं है, टीचर बन गए, उसके बाद में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब क्या हुआ, टीचर परफॉर्मेंस बेस्ड भी हुआ, उसकी स्किल एजुकेशन भी उसमें जोड़ी गई। लिहाजा सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा लाया गया। टेक्निकल इनकलकेशन शुरू हुआ, लिहाजा कंप्यूटर जानने वाले टीचर्स भी आए। हाँ, इसी विषय में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं अभी बोल रहा था कि ग्रेजुएशन वगैरह पे आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले आप टीचर बन सकते हैं। समस्या आती है वोकेशनल एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन चूंकि आपको ग्रेजुएशन लेवल पर कहीं पढ़ाया जाता नहीं था पहले, तो ऐसी स्थिति में जो टीचर बनेंगे, जो वोकेशनल एजुकेशन को पढ़ाने वाले टीचर होंगे, आई सॉरी ITIs वगैरह में, या बाकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो टीचर बनेंगे, वो पढ़ाएंगे कैसे, उन्हें मैथोडोलॉजी आएगी कैसे। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर में हुआ। BCA MCA करके लोग तो आते थे, लेकिन BCA MCA कंप्यूटर के कोर्स हैं, वो कंप्यूटर पेडागोजीज के कोर्स नहीं है कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए कंप्यूटर। वो कैसे पढ़ा जाए खुद तो मालूम है कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर पढ़ाना पड़ जाए तो हमारी मैथोडोलॉजीज क्या होंगी, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न था। इस विषय में एक देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने 1990 के दशक में एक कोर्सेज शुरू किए थे। बीएड उन्होंने शुरू किया था, बीएड कंप्यूटर एजुकेशन और बीएड वोकेशनल एजुकेशन, या बीएड वोकेशनल एजुकेशन और बीएड एजुकेशनल कंप्यूटिंग। ये बड़े अच्छे कोर्सेज थे, बहुत लोग इससे पढ़े, आगे बढ़े। और उस विश्वविद्यालय में मतलब और भी विश्वविद्यालय हो सकते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के विषय में। उन्होंने इस तरीके के कोर्सेज शुरू किए थे, और स्पेशल एजुकेशन के भी कोर्सेज उन्होंने, उस समय 3 तरीके के ये स्पेशलाइजेशन शुरू हुए थे। खैर, इससे क्या हुआ कि हमारे पास टीचर्स की जो स्कार्सिटी थी वो लगभग पूरी होने के उस पर बन गई। तो हमारी जो शिक्षक की अपेक्षाओं की हम बात कर रहे थे, वो अपेक्षाएं जो हो रही थी वो उनको पूरा करने का काम भी, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया, थोड़े थोड़े लेवल पर लोग कर रहे थे। अब देखें तो हम समग्र शिक्षा अभियान इसी दौरान शुरू होता है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी का फोकस उन्होंने 2 स्तर पर ला दिया। तो हम इसे कहते हैं 2T मॉडल। तो 2T क्या है? पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है टीचर। तो टीचर एंड टेक्नोलॉजी दोनों का समागम करवा दिया। उन्होंने कहा कि यही चीजें टीचर को बचा भी पाएंगी और यही चीजें टीचर के लिए बहुत जरूरी भी हैं। बात सही भी थी। टेक्नोलॉजी और टीचर आज की तारीख में दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों एक जैसी चीजों पर आएंगे। SCRT, डाइट,
इन सब को नोडल सेंटर्स के रूप में, टीचर्स ट्रेनिंग के नोडल सेंटर्स के रूप में डेवलप करने की बात की गई। अभी भी किया जा रहा है और काफ़ी जगह पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी ये देंगे प्री सर्विस और इन सर्विस, वो यही नोडल सेंटर्स होंगे, डाइट के माध्यम से चलाया जाएगा। अब देखें तो हमारे पास में बहुत से रेगुलेटरी बॉडीज आई, AICTE थी, ये RCI थी, BCI है, NCTE है। टीचर ट्रेनिंग में खासतौर पे दो तरीके के काम करते हैं, NCTE जैसा मैंने बताया, और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये दोनों के दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन क्या रास्ता हमारा अभी रुक गया या ये दौर अभी जारी है? तो देखा जाए तो हमारी यात्रा अभी लगातार जारी है। नए नए रेगुलेटरी बॉडीज आती रही, रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते रहे, कार्यक्रम चलते रहे, और अब सबसे बड़ा जो एक नया रेगुलेशन या रेगुलेटरी बॉडी के रूप में उभर के आ रहा है, जिसका विधेयक 2025 में आ चुका है, वो है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ये विधेयक है, 2025 में संसद में लाया गया था, और मुझे लगता है कि 2026 में जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो ये हमारा अधिनियम बन के तैयार हो जाएगा, पास होके अधिनियम के तौर पर लागू हो जाएगा। इस बिल में, इस विधेयक में आप देखें तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो बहुत अच्छा संकेत नहीं देती, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये कोऑर्डिनेशन बनाने में पैसा भी बहुत जाएगा, समय भी बहुत जाएगा, और मेहनत भी बहुत लगती है। तो बेहतर ये होगा UGC, AICTE, NCTE, RCI और इस तरीके की जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन सब को मर्ज करके एक नया यूनिफाइड हायर एजुकेशन रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इसमें मान्यताएं देने का अधिकार होगा, मानकों का बनाने का अधिकार होगा, मानकों की निगरानी का अधिकार होगा। तो होगा क्या, इस सिंगल विंडो प्रणाली होगी, अधिक कोऑर्डिनेटेड होगी, अधिक ट्रांसपेरेंट होगी। साथ ही जो NCT द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक हैं, NPST, और नए जो रेगुलेटरी टीचर एजुकेशन के जो रेगुलेशंस हैं, उनके जो पुनर्गठन है, कुछ पुराने पाठ्यक्रम चल रहे थे जिनका अब कोई भी मूल्य नहीं रह गया, उनका पुनरीक्षण होगा, या उन्हें समाप्त किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। तो गुणवत्ता और उन मानकों के अनुपालन की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे होना क्या है कि अगर रेगुलेटरी बॉडी एक बना दिया, वो सब पे लागू कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये आ जाए, तो ये काफी अच्छे तरीके से शायद चला जाए। अब देखें कि हम लोग इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसके विकास पर एक थोड़ी सी नजर डाल लें कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। NEP 2020 के अनुसार अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति या प्रति शिक्षक के लिए कम से कम 50 घंटों का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपेक्षित किया गया है। ये माना गया है कि कम से कम 50 घंटे, यार एक साल में तो कम से कम आदमी अपने CPD में लगा ले। हो क्या रहा है कि शिक्षा इतनी तेजी से बदलती जा रही है, एक ग्लोबल विलेज होने के नाते पूरी दुनिया का प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ रहा है, हमारा भी पड़ रहा है तो बाहर वालों का भी पड़ रहा है। शिक्षक अब एक लोकल ना होके ग्लोबल इमेज को अपनाने की तरफ बढ़ रहा है। एजुकेशन हमारी लोकल नीड्स को ही पूरा नहीं करेगी, बल्कि हमारी ग्लोबल नीड्स को भी पूरा करेगी। लिहाजा जब हम ग्लोबल नीड्स की तरफ चलेंगे तो हमारे मानक भी बदलने पड़ेंगे, हमारी अपेक्षाएं बदल रही हैं, हमारे तरीके बदल रहे हैं, हमारे व्यवहार बदल रहे हैं। लिहाजा हमें सीखना तो पड़ेगा। तो CPD यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो सरकार ये कह रही है NEP 2020 में कि साहब 50 घंटे कम से कम एक टीचर को सीखना चाहिए। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी ट्रेनिंग कॉलेज में चले जाइए, वहां जाके बैठ जाइए और अपना काम धंधा छोड़ दीजिए ना। आप स्वयं पोर्टल पर जा सकते हैं, आप मूक्स पर जा सकते हैं, आप ऑनलाइन मॉड्यूल्स पर जा सकते हैं। जो निष्ठा चैनल है, उस जैसे प्रोग्राम्स वहां से भी आप कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क है, खासतौर पे स्वयं का, मूक का, निष्ठा का, इन प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है।
तो जो हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड शिक्षा आ रही है, समग्र शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, इसकी संशोधित गाइडलाइंस आई हुई हैं। उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई है, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात की गई है, प्रति शिक्षक निर्धारित मानदेयों की बात की गई है। ये प्रावधान बहुत सुगठित किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं, और इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। फ्री में कोई भी नहीं करना चाहता, हर आदमी सोचता है अपना काम धंधा छोड़ के कौन जाके ट्रेनिंग करेगा, हमें क्या मिल रहा है। तो और फिर ट्रेनिंग कराने वाले बेचारे कैसे कराएं, क्योंकि इसमें खर्चा तो आएगा। तो उसके लिए भी उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात की है। अब मुद्दा ये है कि इतना सारा जो हमारे सामने प्रोग्राम हुए हैं, ये सारे प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास में कुछ तो अवसर हैं, तो कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं। सवाल यही है कि इन सारे बदलावों का हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर असर क्या हुआ। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें। अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से देखें तो टीचर ट्रेनिंग आज अधिक प्रोफेशनल हुई है, स्टैंडर्ड आधारित हुई है, रिस्पॉन्सिबल हुई है, अकाउंटेबल हुई है। एनपीएसटी, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं और एक्रेडिटेशन, इसकी जो सिंगल विंडो प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज की बात कर रहे हैं, उससे गुणवत्ता कहीं पहले से ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, ये स्पष्ट है। हर जगह पर आदमी जाके धक्का खाता था, और गुणवत्ता क्या होती है, फाइलें चल रही हैं ठीक है, कुछ प्रोसेस में इधर उधर डिले हो जाता है, कई बार डिले इतना लंबा हो जाता है कि रेगुलेटरी बॉडीज भी उसको चाहकर भी संभाल नहीं पाएंगी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं किसी को, क्योंकि गलत कह देना तो शायद बहुत आसान है, हम लोग कह देते हैं, लेकिन शायद उस रेगुलेटरी बॉडी में बैठे हुए लोगों से पूछो कि वो, उनके पास समय नहीं है। और समय से कोई चीज अगर मान लीजिए इतने सारा काम भी है, तो वो एक एक जगह पर जाएगी, एक एक टेबल से फाइल आगे बढ़ेगी, तो फिर वो नेचुरली थोड़ा बहुत तो लेट होगा ही। लिहाजा अब जो केंद्रीय प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो हो जाएगी, तो जो भी प्रोसेस होगा वो एक ही जगह से होता हुआ जाएगा, बार बार किसी और को हमें नहीं करना पड़ेगा। शायद यही एक कारण था कि एनसीटी और आरसीआई का जो आपस में एक पैक्ट हो रहा था, वो ये कह रहे थे कि साहब, हम स्पेशल एजुकेशन में किस तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बदलें या ट्रेनिंग के नीड्स को बदलें। एनसीटी पहले बदल ले, तो एनसीटी अगर टाइम लगा देगा तो आरसीआई का लटक गया, और आरसीआई पहले कर देगा तो वो एनसीटी को मंजूर नहीं है। लिहाजा इन दोनों के टकराव में ये सारी की सारी चीजें आईसीटेप और इजीटेप लेट हुआ। अब जो रेगुलेटरी बॉडी एक यूनिफाइड करने की बात हो रही है, उससे शायद ये स्थितियां बहुत ज्यादा संभव हो जाएंगी। दूसरा, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कहीं नहीं था, सहयोग कहीं नहीं था। स्कूली शिक्षा हमारी बिल्कुल अलग हो जा रही थी, और यूनिवर्सिटी शिक्षा बिल्कुल अलग हो जा रही थी। अब क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी को स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा, और हर प्रदेश में लगभग इसी तरीके के हायर एजुकेशन के निर्देश आए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि राजभवन के थ्रू से आपके यहाँ, सभी के यहाँ ये आदेश आते हैं कि स्कूली बच्चों को, सरकार के जितने भी स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो सरकारी के हों, खासतौर पे सरकारी वाले, कि ये जितने बच्चे हैं वो अपने नज़दीक के विश्वविद्यालयों में जाएं, वहाँ पर विजिट करें, और ये देखें कि विश्वविद्यालयों का माहौल कैसे होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन्हें बढ़ के भी वहीं तक जाना है। तो उससे क्या होगा कि विश्वविद्यालयों को देखेंगे, समझेंगे, इसी तरीके से विश्वविद्यालय भी स्कूलों को देखेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, और फिर एक दूसरे के सहयोग करेंगे। स्कूलों को अडॉप्ट करने की बात की गई, स्कूलों में जाकर इंटर्नशिप की बात की गई, प्रैक्टिकम रिच प्रोग्राम्स बनाने की बात की गई, डिजिटल पेडागोजीज और जो स्किल आधारित पाठ्यक्रम है, उनको मिलाकर एक फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज को गठन करने की बात की गई है। ये सारी की सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। खास तौर पर रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, रिसर्च भी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, हमारे इनोवेशंस आने चाहिए, और इन इनोवेशंस पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संभावनाएं हमें तलाश करनी होंगी। ये हमारे अवसर हैं। अब कुछ चुनौतियों की बात कर लें। चुनौतियां बड़ी मजबूत हैं और बहुत आज की तारीख में दिखाई देती हैं। पहला है डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड में आप समझ रहे हैं कि हम 5G के दौर में हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल स्पीड अभी भी 3G वाली ही चल रही है। दूसरा, ये 5G कहाँ मिल रहा है,
कई शहर हैं, कई देश हैं, और सॉरी, देश कह रहा हूँ, कई प्रदेश हैं, कई स्थान हैं हमारे अपने ही शहर में, अपने ही इस बिल्डिंग में, जहाँ पर हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं वो पैरालाइज्ड हो रही है। बच्चे को आप ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए कह दे रहे हैं, बच्चा एक रूरल एरिया में बैठा है जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी जीरो है, और है भी तो वो पहिया घूमता रहेगा, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तब उसे कनेक्टिविटी मिलेगी। तो कनेक्टिविटीज का जो डिजिटल डिवाइड का जो मसला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं है। हम कितना भी कह लें कि साहब हमारे पास में एक मोबाइल दिया हुआ है, वो कंप्यूटर से कम नहीं है, कंप्यूटर के से कम भले ही नहीं हो, मोबाइल पर जब आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कर ले रहे हैं, तो या तो आप उसको साइलेंट मोड पे डालेंगे, या आप उसको एयरप्लेन मोड पर डालेंगे। अब एयरप्लेन मोड पर डालेंगे तो आपका सिस्टम का जो नेटवर्क है वो बाधित हो जा रहा है, और अगर आप उसको खोल के रखें तो बच्चे के पास में वो क्लास भी कर रहा है, कॉल भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि बच्चे हमारे उस तरीके के शायद नहीं हैं, या हम लोग टीचर भी नहीं हैं, इसीलिए आप ये सुनते होंगे अक्सर, टीचर ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस में इधर उधर का कोई कंटेंट ठोंक दिया, भेज दिया, अब उस पर उसकी स्थिति खराब हो गई। वो किसी भी तरीके के कोई ना कोई वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो बात आई कि साहब इस तरीके की चीज़ें हैं कि हमारा जो मोबाइल से आदमी कर रहा है, लेकिन उसमें भी कई तरीके के पेंच फंसे हुए हैं, कि भाई इस तरीके की चीज़ें हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमें एक लैपटॉप चाहिए था, हमें एक कैमरा चाहिए था, हाई स्पीड कैमरा चाहिए था, कैमरे भी अब हमारे पास में बच्चे के पास में ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि महंगी हैं चीज़ें। तो हमारे पास कुल मिला के ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में हम कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाइए, पढ़ाएं कैसे? क्या यूनिवर्सिटी, क्या स्कूल, क्या कॉलेजेस अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। टीचर को कहा गया तो टीचर या तो अपने लैपटॉप पे करेगा, या मोबाइल पे करेगा, या किसी ना किसी तरीके से करेगा। स्कूल में करेगा, कॉलेज में करेगा, यूनिवर्सिटी में करेगा, इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट है तो सिस्टम नहीं है, सिस्टम है तो चलता नहीं है। सिस्टम को चलाने के लिए केवल इतना तो नहीं चाहिए कि साहब एक कैमरा ले लिया और काम करना शुरू कर दिया, भाई माइक्रोफोन भी चाहिए, उसके सही तरीके से DOWs भी चाहिए, डैप्स भी चाहिए, और इस तरीके की सारी वहाँ पे चीज़ें चाहिए होंगी, जिससे कि बाद में हम लोग उन सब चीज़ों को काम कर सकें। अब समस्या खड़ी होती है कि जब आपके पास में इंटरनेट नहीं है, आपके पास में एक सिस्टम नहीं है, तो आप किस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन मॉड्यूल्स को ट्रेनिंग देंगे? और ऑनलाइन मॉड्यूल्स को ट्रेनिंग देने का मतलब ये नहीं है, जैसे मैं अभी एक चीज़ को सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मुझे यहीं पर अगर ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ जाए, तो मुझे ज़ूम वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की अपनी खूबियाँ ये हैं कि अगर आपने उसको खरीदा हुआ नहीं है, फ्री का आप चला रहे हो, तो उसकी लिमिटेशंस हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी ने, क्या कॉलेजेस ने, क्या स्कूलों ने इस तरीके के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को खरीदा है? मुश्किल है। तो पाठ्यचर्या जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसका अनुकूलन, ये भी एक बड़ी हमारी चुनौती है, कि समाज जिस तरीके से बदल रहा है, हमारी नीड्स उस तरीके से बदल रही हैं, और बहुत तेजी से बदल रही हैं। पहले कभी कहते थे 50 साल में, 20 साल में कोई चीज़ें बदलेंगी, अब तो हर 3 महीने की बात छोड़ दीजिए, 3 हफ्ते में चीज़ें बदल जा रही हैं। बल्कि हर रोज बदल रहा है, 3 घंटे में दुनिया बदल जा रही है। तो जो हमारा अनुकूलन है, वो हमारा अनुकूलन उस तरीके से नहीं हो रहा। खास तौर पे जब हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो उनके लिए जो हमारा एडेप्टेशंस हैं, वो एडेप्टेशंस आने में इतना साल लग गए होते हैं कि बच्चा तब तक, जो ये बीच का जो विंडो है, उसमें जो बच्चे निकल गए, उनका क्या होगा? तो वो गैप्स लगातार बने रहेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। टीचर एजुकेटर्स की जो अ, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो बड़ी कमज़ोर पड़ रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम चाहे कितने भी चला लें, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बावजूद हमारे टीचर्स क्या हो रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का मुझे नहीं लगता कि इस बात का अ, आपको बताने की ज़रूरत है, बल्कि ये आपकी अपनी सोचने के तरीके हैं कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को थोड़ा-सा देखिए, जो आपके आस-पास में, ये असाइनमेंट के तौर पे हो सकता है, कि आप जो अपने आस-पास में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, या जो कंटिन्यूअस
प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें जाइए, उनको देखिए, एनालाइज कीजिए कि वास्तव में उनकी कितनी कैपेसिटीज डेवलप हो रही हैं। क्या ये कैपेसिटीज दो कारणों से हैं, जिसमें मैं आपको एक चीज बताने का थोड़ा सा वो रख रहा हूं। क्या ये केवल एक भीड़ जुटाने के कार्यक्रम है? क्या ये केवल एक सोशल गैदरिंग्स जिसमें हाई हेलो इफेक्ट्स पैदा करने की बात की जा रही है, या वास्तव में वहां करिकुलम से रिलेटेड कुछ नई चीजें बताई जा रही हैं? ये बहुत देखने वाली बात है। तो ये असाइनमेंट के तौर पे आप इस काम को ले सकते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसकी कमियां हैं। हमारे नीतिगत प्रावधान वो हर जगह एक समान रूप से हम लागू नहीं कर पा रहे। जैसे बहुत छोटी सी चीज है, मुझे अचानक याद आई। 75% अटेंडेंस यूजीसी कहता है, कॉलेजेस कहते हैं, यूनिवर्सिटीज कहती हैं, लेकिन कहीं लागू होता है क्या? 75% ईमानदारी से कितना लागू होता है, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे को मालूम है नॉन अटेंडिंग करना है, कई कॉलेजेस कई यूनिवर्सिटीज इस तरीके की अनऑफिशियली सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, जब बच्चा आपका क्लास में आएगा नहीं, किस बात का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, किस बात का टीचर ट्रेनिंग? आप याद रखिए कि यही टीचर्स बाद में जाएंगे और आपके और हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तब क्या होगा? एक अनट्रेंड व्यक्ति जिसके ऊपर ट्रेनिंग का लेवल तो लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली वो अनट्रेंड है, वो करेगा क्या? तो ये जो नीतिगत कार्यक्रम हैं, ये संभावनाएं हैं, इनको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही देखा जाए तो रेगुलेटरी जो प्रोविजंस हैं उनमें जो बदलाव है वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। इतनी तेजी से हो रहे हैं कि पुराने कार्यक्रमों को समाप्त कर दीजिए, नए मानकों को यानी स्टैंडर्ड्स को हम लागू कर दें। भैया इसके बीच में कोई समय चाहिए, तैयारी का समय चाहिए। तैयारी करके उसको सही तरीके से लागू करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए, वो आप कहां से लाओगे? पुराने कार्यक्रम तो आप बंद कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी 2026 से आप बंद कर दीजिए, बहुत बढ़िया। फेड ऑफ कैसे करोगे? फेज ऑफ की प्रक्रिया भी एक प्रक्रिया होती है, और फेज इन की भी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। एक दिन में, एक घंटे में, ये वो तरीका नहीं है कि नोटबंदी की तरीके से रात में कह दिया कि 8 बजे से बंद तो बंद। नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स में फेज ऑफ और फेज इन दोनों एक होते हैं। तो जो छोटे और निजी क्षेत्र के टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं बड़े इत्मीनान से कि प्राइवेट और छोटे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमेशा गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो भी इसी सिस्टम का एक पार्ट है, और कुछ ना कुछ अल्टीमेटली वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। तो अनुकूलन, अस्तित्व, इन दोनों के लिए ये खास तौर पर जो बदलाव हैं वो हमारे चुनौती बनकर उभरे हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि इन चुनौतियों को, इन अवसरों को हम कैसे ग्रैस्प करें, इन चुनौतियों को हम कैसे ओवरकम करें। तो आज की जो हमने इस चर्चा की, उसमें एक बात साफ है कि भारत में टीचर एजुकेशन ने संख्या बढ़ाने से भी आगे बढ़कर गुणवत्ता, व्यावसायिकता और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की दिशा में एक लंबी यात्रा तय तो की है। ट्रेंड टीचर की पारंपरिक जो अवधारणाएं थीं वो अब बदलकर उसके लक्ष्य निर्धारित हो चुके हैं कि हमें चिंतनशील चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड चाहिए, समावेशी शिक्षक चाहिए यानी इंक्लूसिव टीचर चाहिए, जो बदलते हुए समाज और नई पीढ़ी की जरूरतों के अनुरूप सीखते भी रहें, सिखाते भी रहें। तो इसी बात के साथ आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आएगा कि बदलते हुए भारत में आज़ादी के बाद से लेके अब तक हमारे टीचर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आए, किस वजह से बदलाव आए, और इन बदलावों से हमें क्या हासिल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो आज की विशेष प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।